एमपी में उच्च शिक्षा विभाग में अब एफडी घोटाला सामने आया है। ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला ने पहले निजी बैंक में खाता खुलवाया। 60 करोड़ रुपए जमा होने के बाद सरकारी बैंक में इसे ट्रांसफर कराया और 2 साल तक निजी बैंक को फायदा पहुंचाने का इन पर आरोप है। फंड को बाद में सरकारी बैंक में ट्रांसफर कराया गया। आरजीपीवी कुलपति पर एक्शन के बाद ओएसडी ने अपनी गलती मान ली है। तो देखिए, आपको बड़ी खबर बता दें, उच्च शिक्षा विभाग में अब एफडी घोटाला सामने आया है। ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला ने पहले निजी बैंक में खाता खुलवाया और 60 करोड़ रुपए जमा होने के बाद सरकारी बैंक में इसे ट्रांसफर कराया है। 2 साल तक निजी बैंक को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, जिस तरह से अब एक और बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है, एक के बाद एक बड़े घोटाले जो है वो सामने आ रहे हैं, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? देखिए, धीरेन्द्र शुक्ला पिछले 10 सालों से हायर एजुकेशन में ओएसडी के तौर पे पदस्थ है। हालांकि वो हिंदी के प्रोफेसर है, लेकिन उनका फाइनेंस काफ़ी मजबूत है और यही वजह है कि निजी बैंकों में उन्होंने खाते खुलवाए। आईसीआई बैंक का खाता था, उसमें 60 करोड़ रुपए पिछले 2 से 3 सालों में जमा होते हैं। और सबसे एक बड़ी बात है कि 2024 में उनकी आँख खुलती है और बाकायदा एक नोट शीट प्रमुख सचिव को लिखी जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि गलती हो गई, निजी बैंक में खाता खुलवा लिया और फिर उसको सिफारिश की जाती है कि सरकारी बैंक में ट्रांसफर कराया जाए। लेकिन इस बीच ये धीरेन्द्र शुक्ला ऐसी करतूत क्यों करते हैं और 2 साल तक आखिर अपनी ही गलती पर पर्दा क्यों डालते हैं, उसके पीछे की वजह है कि उस वक्त सरकार आरजीपीवी घोटाले के मामले में कुलपति पर एक्शन ले लेती है। धीरेन्द्र शुक्ला को यह पता होता है उस वक्त कि जब कुलपति पर एक्शन हो सकता है, तो इसी तरीके की गड़बड़ी उन्होंने भी की है और यही वजह है कि सरकारी बैंक में फंड ट्रांसफर कराने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र लिखते हैं और पिछले 2 से 3 सालों में उनको ये गलती दिखाई नहीं देती है। यानी कि यकीन मानिए कि पर्दा डालने की कोशिश खुद धीरेन्द्र शुक्ला ने की है। सबसे पहले तो उनको विभाग से अलग करना चाहिए, विभाग से हटाए जाने चाहिए, क्योंकि एक ही पद पर और एक ही विभाग में वो 10 सालों तक पदस्थ है। तो और इसी बीच में ये इतना बड़ा कारनामा उन्होंने कर दिया है। सबसे ज़्यादा छवि खराब हो रही है उच्च शिक्षा विभाग की, क्योंकि आरजीपीवी घोटाले के मामले की बात हो या फिर जबलपुर के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की बात हो, वहाँ पर भी ऐसे ही एफडीआर घोटाले सामने आए हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि बाकायदा गलती का जिक्र करते हुए कि उनसे गलती हो गई है और इस पूरे जो दस्तावेज हाथ लगे उसमें स्पष्ट है कि धीरेन्द्र शुक्ला ने कहा है कि उनसे गलती हुई है और गलती की वजह से अब सरकारी बैंक में फंड ट्रांसफर करा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस पूरी गड़बड़ी में अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि सरकार एफडीआर के घोटाले के मामले में आरजीपीवी के कुलपति, फाइनेंस कंट्रोलर और तत्कालीन रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन अभी भी हायर एजुकेशन में ओएसडी के तौर पर धीरेन्द्र शुक्ला पदस्थ है और तमाम सारे एनएसयूआई और तमाम सारे संगठनों का ये आरोप है कि तत्काल बिल्कुल तो यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर ओएसडी पर लगा है। लेकिन अब देखना है कि आगे ये कब तक कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां छत्तीसगढ़ व्यापम ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 28 जुलाई से 20 अक्टूबर तक के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। निर्धारित समय अवधि में 8 भर्ती परीक्षाएं होंगी। प्रयोगशाला तकनीशियन, छात्रावास अधीक्षक, मत्स्य निरीक्षक समेत अन्य परीक्षाएं होंगी। भर्ती परीक्षाओं के लिए 16 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन भरा है। तो देखिए, परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में व्यापम ने यह शेड्यूल जारी किया है। 28 जुलाई से 20 अक्टूबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और निर्धारित समय अवधि में 8 भर्ती परीक्षाएं होनी है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रोहित, जिस तरह से परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ये शेड्यूल अब सामने आ चुका है, क्या कुछ तैयारी इन परीक्षाओं को लेकर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और चुनाव के कारण, विधानसभा उसके बाद लोकसभा चुनाव होने के कारण पर यह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही थी। अब व्यापम ने फैसला लिया है और पूरी भर्ती प्रक्रिया की जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जिसपे कई पदों पर लगभग 8 भर्ती पदों पर जो है वो भर्ती की जाएगी, जिसके लिए कुछ इस तरह से जो है वो प्रावधान किए गए हैं कि तमाम परीक्षाएं जो है वो समय से लिया जाए और उसके रिजल्ट जो है वो समय से डिक्लेयर किया जाए। तो ऐसे में 28 जुलाई से यह परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसपे
पे सहायक ग्रेड 3 के लिए जो परीक्षा है वो 28 जुलाई को होगी। इसके बाद में 25 अगस्त को प्रयोगशाला सहायक के लिए परीक्षा होने वाली है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए भर्ती होने वाली है। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक के लिए भर्ती होगी, टेक्निकल लैब टेक्निकल उच्च शिक्षा विभाग के लिए भर्ती होगी। तो इसी तरीके से कुल 8 भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और 16 लाख से ज्यादा युवाओं ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है और कई युवा इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको सरकारी नौकरी मिल सके और समय से व्यापम विचार है कि समय से भर्ती परीक्षा जो है वो खत्म कर दी जा सके और नौकरी दी जा सके। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जल्द ये परीक्षाएं अब जो है वो होने वाली हैं। 28 जुलाई से 20 अक्टूबर तक ये जो 8 परीक्षाएं हैं ये अब हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच आपको छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जिला अध्यक्षों की पहली बैठक होगी। जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता के परफॉर्मेंस पर इस बैठक में चर्चा होनी है। दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है वो कांग्रेस बूथ स्तर पर जो है मजबूत बनाने के लिए अपनी पार्टी को तैयारी कर रही है। यहाँ पर भी बैठकें हुई और अब छत्तीसगढ़ में जो है वो बैठकों का दौर चलने वाला है। जिला अध्यक्षों की पहली बैठक होगी, इसके बाद जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता के परफॉर्मेंस पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होने वाली है और यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। अब आपको एक तस्वीर रूस से दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन है दौरे का रूस में और वहां पर भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा दें, रूस से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। आज दूसरा दिन है पीएम मोदी का। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। कल उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी और आज यहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आपके आशीर्वचन का अपेक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से भारतीय समाज को कृतार्थ करें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रियत मस्कोवा, काग देला, आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है।
वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे थे। रूस के मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके साथ उन्होंने उनको संबोधित किया, उनसे बातचीत की।